हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल मनी स्टडी सेंटर। जैसा कि हम लोग ने फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोग फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किए थे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन। आज के चैप्टर में या आज के लेक्चर में हम लोग पहले समझेंगे बेसिकली मोशन होता क्या है, उससे भी पहले मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक, मैकेनिक्स से कितने पार्ट होते हैं, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज बॉडी, पार्टिकल, मोशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, ये सब पहले क्लियर करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीज क्लियर करने के बाद हम लोग एंटर करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में और टाइप्स ऑफ स्पीड, जो कि आप लोग पढ़ते होंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, डिसेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन। ठीक है, वो सब पढ़ने से पहले बेसिक जान लेते हैं कि मोशन होता क्या है और मोशन पढ़ने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो जी हाँ, पेन और कॉपी लेकर बैठे और शुरू करते हैं। ओके, मोशन। नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? द branch of physics which deals with the phenomenon of motion is called mechanics. Means the branch of physics which deals with the phenomenon of motion is called mechanics. Okay, mechanics has two branches. mechanics के दो branches हैं। पहला काइनेमेटिक्स एंड दूसरा डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। देखिए, मैकेनिक्स है क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फेनोमेनन ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मतलब फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें कि हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं उसको कहते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के भी दो ब्रांचेस हैं, पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। ओके, अब काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या है? देखिए, है दोनों पार्ट मैकेनिक्स का ही, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? विदाउट इट्स कॉज एंड विथ इट्स कॉज। विदाउट इट्स कॉज एंड विथ इट्स कॉज मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का वह ब्रांच है जिसमें मोशन तो पढ़ेंगे लेकिन किसके कारण मोशन हो रहा है यह नहीं पढ़ेंगे। मींस मोशन में बॉडी क्यों आया ये नहीं पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। हम लोग बस काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं मोशन क्या है, मोशन कैसे हो रहा है, मोशन क्या है। ठीक है, डायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि मोशन क्यों हुआ। कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, वो चलने लगा तो क्यों चलने लगा, वो रोटेशन में आया तो क्यों रोटेशन में आया। डायनेमिक विथ इट्स कॉज, मोशन का क्या कॉज है, विदाउट इट्स कॉज, मोशन का कॉज क्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ मतलब है कि मोशन कैसे हो रहा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, विथ इट्स कॉज, कॉज नहीं पढ़ेंगे। बेसिक क्या है, मोशन क्यों होता है? मोशन फोर्स के कारण होता है। जब तक आप किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाइएगा उसमें मोशन आएगा ही नहीं। आपका भी देखिए, जब तक एग्जाम नहीं आता है आप पढ़ना नहीं शुरू करते हैं, आप रेस्ट में रहते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, आराम से सोते हैं, कॉपी किताब हिलाते नहीं हैं, खोलते नहीं हैं, बेड पर आराम से लेटे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम देखते रहते हैं। जैसे ही एग्जाम आता है आपके ऊपर एक फोर्स लगता है और आपका बॉडी एक मोशन में आ जाता है। तो डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे विथ इट्स कॉज और काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे विदाउट इट्स कॉज। इसको नोट कर लीजिए। ओके, और पूरा डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए। काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स
which deals with motion without its cause. The branch of mechanics which deals with motion with its cause. यहां कॉज पढ़ेंगे, यहां कॉज नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, हो गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसी को कभी कभी पार्टिकल्स कहा जाता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, देखिए ये जनरली मिसकंसेप्शन है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटू सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटू सा ऑब्जेक्ट। छोटू सा ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कहते हैं? व्हेन the distances covered by the object is very large compared to its dimension। मतलब मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं हूं, काफी बड़ा हूं, लंबा हूं, चौड़ा हूं, लेकिन मैं अपने घर से निकलकर, मैं बिहार में रहता हूं, मैं अपने घर से निकलकर चला जाऊं साउथ चेन्नई, तो जो डिस्टेंस मैंने कवर किया और मेरे बॉडी का जो डायमेंशन है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, और मेरे बॉडी का डायमेंशन डिस्टेंस के हिसाब से नेग्लिजिबल है, तो मैं ट्रीट हो जाऊंगा एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इफ द साइज ऑफ द बॉडी, और यू कैन ऑल्सो से ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट। मतलब बॉडी क्या है, बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है कंपेयर्ड टू इट्स साइज। साइज के हिसाब से डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द बॉडी आर वेरी लार्ज। ओके, क्लियर है? पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बड़ा रहता है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया है उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है? नाउ मोशन। अब मोशन क्या है? देखिए मोशन मतलब क्या है? चलता रहना, रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। मोशन मतलब चलता रहना। अब चलता हुआ रहना कैसे? इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है एक रेफरेंस पॉइंट मानने का। जैसे कि अभी हम यहां पर खड़ा हैं, ठीक, बोर्ड रेस्ट में है, तो हम बोर्ड को मान लिए रेफरेंस पॉइंट। अब हम इधर आ गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर, फिर इधर। बोर्ड रेस्ट में है, लेकिन बोर्ड के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन बदल रहा है बार बार। कभी मैं बोर्ड से राइट जा रहा हूं, कभी मैं बोर्ड से लेफ्ट जा रहा हूं, तो मेरा पोजीशन बार बार बदल रहा है। तो मैं बोर्ड को माना हूं रेफरेंस पॉइंट, और मेरा पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट से चेंज कर रहा है कंपेयर टू सम रेफरेंस पॉइंट, देन आई एम इन मोशन। क्लियर है? रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपका पोजीशन चेंज होना चाहिए। देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस continuously with respect to some reference point, then the body is said to be in motion। अगर बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है with respect to some reference point, then the body is said to be in motion। okay? अब रेस्ट क्या है?
if the position of the body does not changes with respect to some reference point, then the body is said to be in rest. अगर बॉडी का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है देन द बॉडी इज इन रेस्ट. अगर बॉडी का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज कर रहा है देन द बॉडी इज इन मोशन. ओके, अब कुछ लोग को डाउट होगा कि सर रेफरेंस पॉइंट बार बार कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट है क्या? तो लिख लेते हैं रेफरेंस पॉइंट भी. रेफरेंस पॉइंट अब देखिए, रेफरेंस पॉइंट का मतलब होना चाहिए फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. जैसे कि आप अपना घर ले लीजिए, ठीक है, वो बना हुआ है, वो उसी जगह पर है. आज अगर अगस्त में वहां है तो सितंबर में भी वहां रहेगा, अक्टूबर में भी वहीं रहेगा, नवंबर में भी वहीं रहेगा. टाइम बदलते जाएगा, वो अपना पोजीशन नहीं बदलेगा. ऐसा थोड़ी ना है कि आपका घर बदलते रहता है, हर एक महीना 1 इंच 2 इंच घसकता है. ओके, नया घर नहीं खरीदना है. ऐसा नहीं कि आज बोले कि आज मेरा घर यहाँ है, नया घर खरीद लिया मुंबई में, तब तो रेफरेंस पॉइंट बदल जाएगा. इट इज द फिक्स्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट to which the body changes its position. मीन्स रेफरेंस पॉइंट क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में बॉडी अपना पोजीशन बदलते रहती है. इस तीनों को नोट कर लीजिए, इस तीनों को बहुत ही आराम से नोट कर लीजिए, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हो गया? अब देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन. देखिए, इसको समझना जरूरी है क्योंकि यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है. तो पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन के क्या टाइप्स हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड. पहले मोशन समझ लेते हैं और हम लोग के सिलेबस में कौन कौन सा मोशन है. सबसे पहला 1 डायमेंशनल मोशन. 1 डायमेंशनल मोशन. ओके, 1 डायमेंशनल मोशन क्या है? मतलब बॉडी को डिफाइन करने के लिए कितने डायमेंशन का जरूरत पड़ेगा? बस 1 डायमेंशन का. बॉडी का मोशन डिफाइन करने के लिए कितने डायमेंशन का जरूरत पड़ेगा? बस 1 डायमेंशन का. टोटल कितने डायमेंशन होते हैं? देखिए, टोटल होते हैं 3 डायमेंशंस, x, y, z. मीन्स x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. किसी भी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को डिफाइन करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट का जरूरत है. अगर हम बात स्पेस का कर रहे हैं, आप उसका x एक्सिस बता दीजिए, आप उसका y एक्सिस बता दीजिए, आप उसका z एक्सिस बता दीजिए, हम बता देंगे पार्टिकल कहां पर. अगर हम एक प्लेन सरफेस का बात करें, प्लेन सरफेस का, स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि z एक्सिस हटा दिए, तो हमको कितना एक्सिस का जरूरत है? 2 एक्सिस का. x और y कोऑर्डिनेट बताइए, हम पोजीशन बता देंगे. अब ऐसा मोशन जिसमें कि आपको बस एक ही एक्सिस बताने से मोशन पता चल जाए, उसको कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन. ठीक है, लिखिए, those motions in which position of a body is a specified position of a body is specified by one coordinate
or you can say it as axis. One coordinate or axis is called 1D motion. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ अ कार along a straight path. Motion of a car along a straight path. अब देखिए, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस. अब मान लीजिए कि कार यहां से शुरू किया है, इसका x कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहां पर 2 है. अब कार सीधा जा रहा है और सीधा ही जा रहा है. कार सीधा जा रहा है और वो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है. पोजीशन बदल रहा है मतलब तिरछा नहीं हो रहा है, मतलब कि उसका थ्रू आउट द मोशन एक्स एक्सिस तो फिक्स हो गया. अब सिर्फ हम वाई एक्सिस बता देंगे, मोशन पता चल जाएगा कार का. दिस इज कॉल्ड 1D मोशन. सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बदलेगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स फिक्स रहेंगे. नाउ 2D मोशन. 2D motion. Those motions in which position of a body is specified by two coordinates, or you can say it as axis, is called 2D motion. Is called 2D motion. Example: motion of a car on a busy road. अब देखिए, जाना है हमको अभी भी सीधा ही, ठीक. क्या किए, हमको इसी रोड में जाना है, लेकिन अब रोड बिजी है. थोड़ा दूर गए, यहां सामने कार दिख गया, थोड़ा सा किए, इसको ओवरटेक किए, फिर कभी इधर से ओवरटेक किए, कभी इधर से ओवरटेक किए, कभी कैच किए. तो इसमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है. देन सच टाइप ऑफ मोशंस आर नोन एज 2D मोशन. जहां एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बदलने लगे उसको कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन. जहां सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बदले उसको कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन. 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल मोशन ऑफ अ कार इन ए स्ट्रेट पाथ. 2 डायमेंशन का एग्जांपल मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बिजी रोड. देखते हैं आप भी बिजी रहते हैं, रेड सिग्नल हो जाता है तो कभी इधर से कभी उधर से बाइक काट के किसी भी तरह निकलने की कोशिश करते हैं, या साइकिल ही चलाते हैं तो कभी इधर कभी उधर, लगता है लहरिया काटते हुए निकलना है. ठीक है, नोट कर लीजिए. कुछ लोग सोच रहे होंगे लहरिया क्या होता है. नाउ नेक्स्ट, थ्री डी मोशन मीन्स मोशन इन 3 डायमेंशन. क्या हो जाएगा? दोज मोशंस in which position of a body is specified by 3 coordinates or axis is called 3D मोशन. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? काइट फ्लाइंग इन द स्काई. आकाश में पतंग का उड़ना. देखते हैं पतंग उड़ाए हैं कभी? 14 जनवरी, मकर संक्रांति, सबको उड़ाते हैं पतंग. ऐसे खींचते हैं, कभी नीचे करते हैं, कभी ऊपर करते हैं, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि पतंग को उड़ाना है और पूरा लहराना है. क्या टारगेट रहता है? आसमान में सबसे ऊंचा रहे पतंग हमारा. वैसे तो सबसे ऊंचा रहता है तिरंगा हमारा, लेकिन 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन किसको उड़ाना है सबसे ऊपर? पतंग को. और पतंग को आप डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, दूसरा का पतंग को काटना भी रहता है. ठीक है. या आसमान में उड़ती चिड़िया, उसका भी पोजीशन डिफाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए. क्लियर है?
मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी समझ लीजिए, अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। Those quantities which are having only magnitude, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कुछ नहीं है इनके पास। जैसे आपका वजन 100 केजी, आप बता सकते हैं इधर 100 केजी की इधर 100 केजी, पूरा बॉडी का वेट है 100 केजी, आप उसमें डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। मींस ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास की डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या होगा? फिजिकल quantities having both magnitude and direction, इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। यहां एग्जांपल मास, टाइम, टाइम के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेंथ, लेंथ के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। टेम्परेचर, टेम्परेचर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बताएंगे भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फोर्स, ये तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स बेसिक डेफिनेशन, अ पुश और अ पुल, धकेलना या खींचना, अ पुश और अ पुल, अ पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। अब वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो दिखा देते हैं, एक एरो दिखा देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे कि फोर्स रिप्रेजेंट करना तो फोर्स के ऊपर एक तीर दे देंगे, उड़ता हुआ तीर। फोर्स अपने ऊपर क्या लेता है? उड़ता हुआ तीर ले लेता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो मोशन समझने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो काम भी कर रहे हैं उसको छोड़कर फुल्ली कंसंट्रेट होकर इधर देखिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ। पहला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। समझाएंगे क्या होता है एक्चुअल पाथ लेंथ? इट इज द शॉर्टेस्ट distance between two points। अब देखिए मान लीजिए आपका घर है, यहां पर कोई बॉडी ए है, इसको जाना है अपने फ्रेंड के घर बी। ठीक है, अब ये निकला
थोड़ा दूर इधर गया, फिर 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 इधर गया, मन भटक गया, कहीं ना कहीं इसका भी दिल अटक गया, यहां पर गया। ठीक है, मान लेते हैं ये 3 मीटर, यह 5 मीटर, यह 4 मीटर, दिस वन शुड टेक एस 12 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर। ठीक, ये ऐसे गया। तो अगर हम बात करें कि डिस्टेंस कितना कवर किया, तो एक्चुअल पाथ की बात होगी। एक्चुअल पाथ 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 12 24, 24 + 6 30, 30 + 8 38, 38 + 10 48, 48 + 4 52। तो अगर हम बात करें कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 52 आया था ना, 52 मीटर। 3 5 8 8 4 12 12 12 24 36 38 48 4 52। ठीक है, 52 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो देखेंगे सबसे कम दूरी कितना है। तो देखिए सबसे कम दूरी तो दिख रहा है हमको कि एक स्ट्रेट लाइन ही है, मतलब 3 मीटर 4 7 मीटर 6 13 मीटर 10 23 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3 4 7 7 6 13 13 10 23 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस ए से किस डायरेक्शन में जाना होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज 23 मीटर ईस्ट। डायरेक्शन बताना पड़ेगा तो ही डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर के पास दोनों होता है। जैसे थे करण अर्जुन फिल्म देखे थे, उनके 2 अनमोल रतन थे, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट का भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर के पास 2 अनमोल रतन है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो एक 23 मीटर ईस्ट, तो लिख दिए डिस्प्लेसमेंट इज 23 मीटर ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ए जहां से बी तक गया है उसका डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 23 मीटर, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन डिस्टेंस वो कितना कवर किया, वो डिस्टेंस कवर किया 52 मीटर, बिकॉज डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, जिस पाथ से वो गया। हो सकता है यहां किसी से मिलने गया, फिर यहां किसी से मिलने गया, दिल भटकता रहा, मन अटकता रहा, ओके, या मन भटक गया दिल अटक गया। ओके, नोट कीजिए, हो गया। अब देखिए एसआई यूनिट इसका क्या है, मीटर, इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर। बोथ आर हैविंग सेम एसआई यूनिट, मीटर मीटर, बोथ आर हैविंग सेम एसआई यूनिट, मीटर एंड मीटर। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मींस इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। इसके पास सिर्फ मां है, इसके पास मां और धन दोनों है। ओके, अरे वैसा नहीं, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, इसको समझना जरूरी है। पहला, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। देखिए अभी तो आप केस देखें जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो गया था, बराबर कब होगा, अगर हम एक स्ट्रेट पाथ में चल दिए, सीधा रास्ता में, इसका मन नहीं भटका, इसका दिल कहीं नहीं अटका, ये ऐसे ही गया, तो डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। ठीक, इन एनी ऑफ द केसेस डिस्टेंस विल नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो ही नहीं सकता है। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। क्लियर है, क्लियर है ये पॉइंट, या इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है, क्लियर है,
ठीक है। सेकेंड, डिस्टेंस इज ओनली पॉजिटिव। डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और आइदर इट कैन बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये वाला केस समझते हैं। मान लीजिए एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। बॉडी ओरिजिन से शुरू किया 2 मीटर इधर गया, ठीक है, 2 मीटर इधर गया या 2 यूनिट इधर गया, फिर 6 यूनिट इधर आया, तो 2 यूनिट इधर और 4 यूनिट इधर आ गया। तो देखिए इसका डिस्टेंस कितना हो गया। डिस्टेंस पहले 2 मीटर इधर गया, फिर 2 मीटर चला तो 2 + 2 और फिर 4 मीटर चला 4, तो कितना हो गया 8 यूनिट्स। मगर अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो यहां से शुरू किया था और यहां पहुंचा, यहां से शुरू किया यहां पहुंचा, कितना है डिस्प्लेसमेंट 4 यूनिट। किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। 4 यूनिट्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? थर्ड, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ। डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? जो पाथ, जिस पाथ पर जा रहे हैं उस पर डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स। जो अंतिम बिंदु है एंड पॉइंट्स, उन्हीं पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। आप कितना भी मन भटकाइए, कितना भी दिल अटकाइए, डिस्प्लेसमेंट को वो सबसे मतलब नहीं है, वो सबसे मतलब है पाथ को। ठीक है। फोर्थ, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू 0। डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर हो सकता है। समझते हैं। बॉडी यहां से स्टार्ट किया और एक सर्कुलर पाथ में घूमकर वापस यहीं आ गया, रेडियस r। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, पूरा सरकमफरेंस। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पर आ गया है। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ताकि सारा चीज क्लियर हो जाए। ओके। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 मीटर, 3 मीटर, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया B, ये C। इसमें आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, रेडियस r, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। थर्ड,
ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। निकालिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला वाला कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 + 3 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये रहेगा, डिस्प्लेसमेंट तो वो रहेगा। ए से सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो लोग नहीं जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो लोग जाकर मेरा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पार्ट 1 देखिए। अब देखिए ये होगा हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है, और ये कोई दो साइड है, देन h² = p² + q², और h = √p² + q², और √3² + 4² that is equal to 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर ईस्ट उधर नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट। ओके, इस क्वेश्चन में आते हैं। बॉडी बी से चलना शुरू किया, ए तक आया, कितना चला, एक सेमी सर्कल चला, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल चलता तो डिस्टेंस होता 2πr, सेमी सर्कल के लिए πr। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, यही है डिस्प्लेसमेंट, तो एक रेडियस इधर और एक रेडियस इधर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r। ये इधर से इधर आया है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में गया है, 2r इन द वेस्ट डायरेक्शन। अब यहां कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया, 1 + 2 3 + 1 4 5 6 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, देखिए टोटल एक्स में कितना भागा, 1 1 1 1 1 1 1 मीटर इतना भाग गया इधर, और y में कितना आया, 2 1 3 4 मीटर y में आया है। तो मतलब देखा जाए इस पॉइंट से तो 3 मीटर टोटल इधर मूव किया है, और 4 मीटर टोटल यहां मूव किया है, तो यही निकालना है। अगेन दिस विल बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, 5 मीटर। ऊपर में यही क्वेश्चन किए थे, 5 मीटर। डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नीचे आता है इधर साउथ, इधर आता है ईस्ट, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। इसी तरह पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। बहुत जल्द मोशन पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड कब यूनिफॉर्म होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म होगा, कब एक्सेलरेटेड होगा, कब रिटार्डेड होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।